गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो कल के क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। हमने ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था, नाइट्रोजन का देखा था। आज हम कुछ आयंस की बात करेंगे और हेट्रोन्यूक्लियर की बात करेंगे। ठीक है, जहाँ पर अलग अलग एटम्स होंगे और उनका किस तरीके से हम बॉन्ड एंगल आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने ऑक्सीजन की बात करी थी, अब उसी के आगे हम कुछ और बात करते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं, तो आप इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें आज सीखना है। ठीक है ना? तो कल हमने ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था। एनर्जी लेवल डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया था। उसका फॉर्मूला था 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, अब हमें किसका निकालना है? आयंस का निकालना है। तो इन आयंस में मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे। तो दो तरीके हैं इनको निकालने के। पहला तो तरीका ये है कि आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए। किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, इन सबका बेस क्या है? इन सबका बेस तो ऑक्सीजन ही है ना। अब उसमें ही या तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी, फिर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो निकल कर आ जाएगा। बाकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जिससे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बीच में मैं ले रही हूँ 14। ये क्या है? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए, जब हमारे 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हमने नाइट्रोजन का केस देखा था, वहां पर हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया था? 3 आया था। अब इस 15 का मतलब क्या है? यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया गया है। तो जैसे जैसे आप एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे, क्या होगा? 0.5 जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा? 0.5 डिक्रीज होता हुआ चलेगा। ये देखिए, ये आपका क्या है? बीच वाली कंडीशन। ठीक है, इसी तरीके से इस डायरेक्शन में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम वही चीज आएगी। यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कम होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? आपका एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.5 से आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 0 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो 0.5 आएगा। आपको बस ये बीच का याद रखना है, 14। इसके इस तरफ एक एक 0.5 कम करते जाना, यहाँ पर भी 0.5 आप कम कर सकते हो। तो ठीक है, तो उसी पर बेस्ड है हमारे क्वेश्चंस आज के। तो जरा करके देख लेते हैं। चलो, O2 है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 में 16। ठीक है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16 तो थे ही, एक प्लस लग गया मतलब कि एक कम हो गया, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स हुआ ना। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 17। एक माइनस चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। ठीक है, 2 माइनस मतलब कि 2, यहाँ पर कितना हो गया? 18। अब अगर इन सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाले जाए तो जरा मुझे इसमें से देखकर बताते जाओ कि क्या क्या बॉन्ड ऑर्डर इन सबका आएगा। तो देखो जरा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? O2 यानी मतलब 16 यानी 2 बॉन्ड ऑर्डर, 15 का 2.5, इसका 3, 17 का 1.5, 18 का 1। तो आप क्या मुझे अब देखकर ऑर्डर बता सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर आपको
ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बहुत आसानी से आप इसको अब देखकर बता सकते हो। सबसे ज्यादा किसका है? ये 3 वाले का। ये क्या निकाले मैंने? बॉन्ड ऑर्डर निकाले ना। सबसे ज्यादा कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आपका हुआ O2 2+। इसके बाद आएगा आपका O2+, देन आएगा O2, देन आएगा O2-, एंड सबसे लास्ट में किसका आएगा? O2 2-। क्या बेटा? अब दिख रहा है आपको? ओके। तो देखो, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, और ये आ गया आपका ऑर्डर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत आराम से निकाल लोगे। ठीक है। यहीं पे आपसे बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर पूछा जाता है। तो जो बॉन्ड लेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है ना? बॉन्ड ऑर्डर तो वैसे भी हमें पता है स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है मतलब कि वो सारे के सारे कैसे होंगे? आपस में अट्रैक्टेड रहेंगे, यानी कि क्लोज रहेंगे। अब कोई भी चीज अगर क्लोज है तो उसकी जो लेंथ है वो तो वैसे भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। तो अगर आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी जाए तो क्या बता दोगे? ये सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि O2 2+ का सबसे कम हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। ये क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो इसी तरीके से मैं आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप बता लोगे? H2 H2+ and O2-। इन ऑक्सीजन का नाम भी होता है, जिनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज लिखा है ना मैंने, इनका नाम है। ये तो आपका सिंपल ऑक्साइड होता है, इसको बोला जाता है पैरोक्साइड, और इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। देखो, अगर आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाओगे 1s में इसकी कहानी हो जाएगी, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना? तो देखो जरा, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना? तो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगी Nb - Na, तो कितना आएगा? हाफ ऑफ। बॉन्डिंग कितनी है? 2 है। एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका? 1 आ गया। अब अगर मैं H2+ का केस लेती हूँ, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो सेकंड केस में क्या होगा? अब यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 ही रह गया, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। तो यहाँ पर कितना आया? 0.5। अब तीसरे केस में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ जाएगा। तो तीसरे केस में क्या होगा? यहाँ पर 2 - 1, तो ये भी कितना आएगा? 0.5। अब कैसे निकालोगे भाई? चलो ये तो ज्यादा है भाई, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जो H2 है उसका सबसे ज्यादा है। अब H2+ का ज्यादा होगा या H2- का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा? तो बताइए क्या होगा इन दोनों में से? तो देखो, जब कभी ऐसा केस आए कि दोनों का जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, तो हम उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मानते हैं जिसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल किया गया है। मतलब कि जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है? उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो इस केस के अंदर H2- है, ये एंटी बॉन्डिंग में फिल है, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा H2+ से। क्योंकि हमने एनर्जी की भी बात करी थी कि जो एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, इसीलिए आपका ये सीक्वेंस आएगा। ठीक है? ये एंटी बॉन्डिंग में था, ये वाला बॉन्डिंग में था, इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है।
तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में फिल किए जाएंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। किससे? बॉन्डिंग वालों से। ठीक है, इसलिए उनका बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा माना जाएगा अगर दोनों का सेम वैल्यू आती है। तो इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। N2 N2 प्लस N2 प्लस N2 माइनस N2 2 माइनस, इसका निकालिए और बताइए मुझे बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ दोनों का केस बताएंगे। बताइए क्या आएगा आंसर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर बताइए, क्या क्या बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आया N2 का। गुड। N2 प्लस 2.5 यानी एक कम हो जाएगा, 0.5 कम हो जाएगा। एक और प्लस बढ़ा है मतलब कि 0.5 और कम हो जाएगा, यानी कि इसका कितना रहेगा 2। अब यहाँ पर देखो N2 माइनस है, यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है मतलब यहाँ पर भी एक कम होगा। यहाँ पर 2 है यानी कि यहाँ पर भी और 0.5 कम हो जाएगा। तो ये तो इनके आ गए क्या बॉन्ड ऑर्डर। पर अभी हमें क्या बताना है, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है, इनका ऑर्डर निकालना है। तो भाई सबसे ज्यादा तो किसका होगा N2 का होगा। अब देखो ये 2.5 वाले दो हैं, एक है N2 प्लस एक है N2 माइनस। तो एंटी बॉन्डिंग में कौन सा वाला प्रेजेंट होगा, खुद सोच के बताओ। N2 प्लस होगा या N2 माइनस होगा। ऑब्वियसली N2 माइनस होगा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो कहाँ, उसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज हुआ है वो कहाँ हुआ होगा एंटी बॉन्डिंग में। इसीलिए कभी भी अगर कंफ्यूजन आए तो इस तरीके से आप उसको रिलेट करके समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर माइनस चार्ज है पहले वो आएगा, उसके बाद आएगा आपका N2 प्लस। तो इसी तरीके से आप इन दोनों में बता दीजिए कौन सा पहले आएगा, N2 माइनस या N2 प्लस। N2 माइनस एंड N2 प्लस। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे इनके ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का पूछ लेगा या फिर बॉन्ड लेंथ का पूछ लेगा। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें ऑर्डर पूछा गया है या फिर लेंथ पूछी गई है। तो बड़ा इजी सा कौन देखो कौन सा वाला एनर्जी लेवल डायग्राम वाला, ये जो भी मैंने सीक्वेंस बताया था वो वाला, वो मैं भी बताऊंगी, अभी बताऊंगी फिर से। ठीक है, पहले ये बताओ ये समझ में आ गया। चलो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेट्रोन्यूक्लियर की। कल हमने कैसे निकाले थे होमोन्यूक्लियर, जैसे कि N2 O2 F2 H2 Li2, इन सब की बात करी थी। आज हम बात करेंगे हेट्रोन्यूक्लियर जो कि अलग अलग है। ठीक है, तो जो हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है आज हम इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, इनका एनर्जी लेवल डायग्राम अब हम बनाएंगे। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर बनाते हैं NO का, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने का करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। तो नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, तो टोटल कितने हो गए 15। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब मैं कौन सा वाला बनाऊंगी, जो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला सीक्वेंस था मैं उसको बनाऊंगी। तो बनाए, यहाँ आपका 1s आएगा, यहाँ 2s और यहाँ आपके प्रेजेंट होंगे 2p। देखो इसमें थोड़ा सा एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये कैसे है, हेट्रोन्यूक्लियर है, तो एक्चुअली में तो इनका कुछ नहीं होता है। हम किसकी तरह बनाते हैं, हम बनाते हैं डायटोमिक तरीके से ही है, बट इनका ये जो लेवल है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा और ये थोड़ा सा नीचे रहेगा। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है।
या अब स्केल से बनाना तरीके से। यहाँ पे अब कैसी कंडीशन आएगी, 1 2 और 2 1, ये वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, तो ये हमने बना लिया अपना क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को फिल। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो करें फिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या बोला था मैंने, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, इसलिए एक एक करके इनको फिल किया जाएगा। ठीक है ना, वही अपना अफबाउ। ठीक है, अफबाउ और हंस रूल दोनों को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। चलो अब हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मूला 1/2 ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो चलो पहले हम गिनेंगे बॉन्डिंग वाले। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो नीचे के जितने भी होते हैं, ये आपका क्या है, सिग्मा 1 स्टार, ये है आपका सिग्मा, ये आपका सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये है आपका सिग्मा 2px, ये है आपका पाई 2py, ये है पाई 2pz, ये है आपका पाई स्टार 2py, ये है आपका पाई स्टार 2pz, और ये है आपका सिग्मा स्टार 2px। तो जिसमें स्टार लगा हुआ है वो सारे एंटी बॉन्डिंग है, और जिसमें नहीं लगा हुआ है वो सारे के सारे आपके क्या है, बॉन्डिंग है। बस आपको क्या करना है, काउंटिंग। चलो पहले बॉन्डिंग वाले काउंट करते हैं। तो 2 यहाँ पर है, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। अब एंटी बॉन्डिंग वाले गिनते हैं, 2 2 4 और 1 ये 5, यानी कि क्या हुआ, 5/2 यानी कि 2.5। कितना निकल कर आया, NO का 2.5 निकल कर आया। तो ये आपका एक तरीका होता है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने का और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का, और यही हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो आ गया समझ में आप खुशबू। सीक्वेंस से लिखते हैं बेटा, ये इसका सीक्वेंस है। देखो सबसे पहले हम भरेंगे सिग्मा 1s में, इसके बाद हम भरेंगे सिग्मा 1s स्टार में, फिर आएगा आपका सिग्मा 2s, इसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद आएगा आपका सिग्मा 2px, इसके बाद आएगा पाई 2py बराबर पाई 2pz, इसके बाद आएगा आपका पाई स्टार 2p पाई बराबर पाई स्टार 2pz, और लास्ट में आएगा आपका सिग्मा स्टार 2px। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में भरोगे, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर यहाँ दोनों बराबर हैं तो एक एक करके भरते हैं हम, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों बराबर है, इसीलिए एक एक करके भरोगे, और लास्ट में इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सीक्वेंस है एनर्जी को फिलिंग करने का। नीचे से ऊपर की तरफ हम फिल करते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। तो ये लोअर एनर्जी वाले हैं और ये ऊपर जाते जाते हायर एनर्जी वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, इस तरीके से हम फिल आउट करते हैं। अच्छा मैं आपसे CO का पूछूं, CO का निकालो। CO में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 14। 14 के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, रुको मैं इससे ज्यादा वाला ही पूछती हूँ। चलो ठीक है, तुम 14 का ही निकालो, निकालो 14 का।
14 में बस इतना चेंज कर देना बेटा, ये जो है इसको यहाँ ले आना, इसको यहाँ ले आना, ठीक है ना। मैंने कल 2 कंडीशन बताई थी कि जब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम ये वाला सीक्वेंस बनाते हैं, और 14 या 14 से कम होते हैं तो दूसरा सीक्वेंस बनता है, बस उसमें ये रिवर्स हो जाता है, बाकी तो सब सेम है। बस ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये रिवर्स हो जाता है, ये दोनों नीचे आ जाते हैं, ये ऊपर आ जाता है, बाकी सब सेम है। बनाओ एक बार, करो ट्राई। CO बताइए क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर CO का, क्या उसका नेचर है। नेचर बताने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, और बॉन्ड ऑर्डर बताना है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। चलो मान, तुम कह रही हो तो मान लेते हैं, बाकी तो मैं निकाल के बताऊंगी। और नेचर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, और नेचर फिर डायमैग्नेटिक। चलो भाई देखते हैं जो आंसर आपने बताया है वो सही है या नहीं है। भरूं मैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इतना तो पोर्शन सही सेम ही है हमारा, ठीक है ना। इसके बाद का बना देती हूँ मैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो भाई ये बात तो आपकी सही है कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और नेचर भी कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक। बात आती है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। हाफ ऑफ कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 2 4, और 6 यहाँ पर है 10। कितने एंडिंग बॉन्डिंग में, 2 और 2 4। बेटा मेरा तो कुछ और ही आ रहा है, 3 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। कितना आएगा 3। जल्दी से बताओ कहाँ गलती करी, तुमने इनको जोड़ लिया था क्या? ये सारे तो बॉन्डिंग के है ना, ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, ये सारा तो बॉन्डिंग वाला है, ये है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, फजान रूल, जो बीच में था वो स्किप हो गया था, तो उसको मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है वो फजान रूल से पूछे जाते हैं। पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना समझ में आ गया, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप 12th में ही पढ़ते हो, फिर 12th में आप फिर से पढ़ोगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज जो है वो 12th में हम दोबारा पढ़ते हैं, और अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, और कुछ कुछ नई बातें भी वहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। तो पहले ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब नहीं है? मुझे लगता है देवांशी आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि हम किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं। नेचर बेटा डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब सारे के सारे पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। और अगर वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं, तो उसको बोला जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैग्नेटिक बिहेवियर को बताया जाता है। जितनी भी पैरामैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, लाइंस होती हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और डायमैग्नेटिक रिपेल करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। चलो तो हम जरा बात कर लेते हैं फजान रूल की। तो आपको याद होगा कि मैंने बीच में आपको एक बात बताई थी कि जितने भी आपके कोवलेंट बॉन्ड्स हैं
वो 100% कोवेलेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ जो आयोनिक कैरेक्टर है वो प्रेजेंट होता है। और वही जो आयोनिक कैरेक्टर है, ये पता होना, ये वाली जो बात है, ये बताई थी फजान ने। तो मैं तुमको ये तो नहीं बता सकती हूँ कि कितना प्रेजेंट है, पर फिर भी मैं तुमको ये बात बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि इसके अंदर क्या है, आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। और हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल से, ठीक है। वहां पर हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होते हैं, शेयर किए होते हैं, ट्रांसफर किए होते हैं, ठीक है। शेयर तो नहीं बोलेंगे, ट्रांसफर बोलेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स के केस में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते थे, और कोवेलेंट केस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो जो आयोनिक बॉन्ड्स हमारे बनते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो कौन सा कोवेलेंट कैरेक्टर कितना शो कर रहा है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, तो इनका जो मेन पॉइंट था वो ये बताने का था कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर आयोनिक कैरेक्टर होता है। सेम इसी तरीके से जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। अब बात करेंगे कैटाइन की और एनाइन की। हमें अच्छे से पता है कि जो कैटाइन है उसका जो साइज है वो छोटा होता है, क्योंकि उसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कम इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस है वो खींच के रखता है, अपने पास पकड़ के रखता है। तो जो साइज है कैटाइन का वो कैसा रहता है, छोटा होता है। वही अगर हम बात करें एनाइन्स की, तो क्या होता है, एनाइन का साइज बड़ा होता है। तो बस इन दो ही कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है। ये आपका कैटाइन है और ये आपका एनाइन है, न्यूक्लियस तो उसके पास भी हो गया, ठीक है। ये इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो अब देखो जरा, कैटाइन की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एनाइन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। कैटाइन जो कि छोटा है साइज में, एनाइन जो कि बड़ा है साइज में। तो जितना छोटा उतना खोटा वाली कंडीशन होगी। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कैटाइन एनाइन से बोल रहा है कि यार हमेशा से हम आयोनिक कंपाउंड की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, कुछ हमें ऐसा भी करना चाहिए कि लोग हमारी प्रॉपर्टीज को और पढ़े, हमसे और मिलने आए, हमारे बारे में और जान सकें। तो एनाइन बोलता है क्या फालतू की बात कर रहा है, और क्या पढ़ना चाहता है, आयोनिक कंपाउंड हम बना तो रहे हैं, और क्या जरूरत है। बोलता है नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी मेरे पास आ जाए। तो एनाइन बोलेगा भाई कैसे आएगा, तो तुम कुछ मत करो, सारा काम जो है वो मैं कर लूंगा। ये कैसे करोगे, तुम बस जो है ना वो थोड़ा सा मेरी तरफ शिफ्ट हो। वो क्या बोलेगा, थोड़ा सा तुम मेरी तरफ शिफ्ट हो। तो जो कैटाइन है वो चालू है, वो क्या करेगा, इस एनाइन को जो शेप है इसको बिगाड़ देगा। कैसे बिगाड़ देगा, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है, छोटू सा साइज का, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एनाइन इतना बड़ा है, उसके चारों तरफ उसके नेगेटिव घूम रहे हैं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो कैटाइन जब एनाइन को अट्रैक्ट करेगा तो इसका जो साइज है एनाइन का वो थोड़ा सा चेंज होगा। जो जो एनाइन का साइज चेंज हुआ है इसको बोला जाता है डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। और ये जो डिफॉर्मेशन करने की जो एबिलिटी है किसकी, कैटाइन की, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। द एबिलिटी ऑफ द कैटाइन टू डिफॉर्म द शेप ऑफ द एनाइन इज नोन एज द पोलराइजेशन, ठीक है। और कैटाइन को क्या बोलेंगे, कैटाइन की वो क्या है, पोलराइजिंग पावर। कैटाइन की क्या है, पोलराइजिंग पावर। कि एबिलिटी की कैटाइन है कि इसको पोलराइज कर सकता है, और जितना ये एनाइन पोलराइज होगा वो इसकी कहलाएगी पोलराइजेबिलिटी। ये सारे नाम थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, कि कितना एनाइन जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, इसको बोला जाएगा पोलराइजेबिलिटी। कितना कैटाइन एनाइन को चेंज कर रहा है
ये कहलाएगा पोलराइजिंग पावर। और कितना उसका डिफॉर्मेशन हुआ, किसका, एनाइन का, किया किसने, कैटाइन ने, वो कहलाया जाएगा पोलराइजेशन। ठीक है, तो देखो जितना छोटा कैटाइन होगा और जितना बड़ा एनाइन होगा उतना ज़्यादा आपको कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या निकल के आया कि कोवलेंट कैरेक्टर के लिए कैटाइन मस्ट बी स्मॉल इन साइज एंड द एनाइन मस्ट बी इन लार्ज इन साइज। ठीक है, क्या बात हो रही है कि जो कैटाइन है आपका, रेडियस ऑफ कैटाइन, ये क्या होनी चाहिए, छोटू होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। और ये जो एनाइन है उसकी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं। तो ये क्या शो करेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर को शो करेंगे। अच्छा ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं NaCl और KCl के बीच में पूछूं, ये दोनों ही हमारे आयोनिक कंपाउंड्स है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, KCl NaCl। NaCl तो कितना पढ़ा है हमने, आयोनिक कंपाउंड है, तुरंत जाएगा पानी में जाके बिखर जाएगा, एकदम चूर चूर हो जाएगा, सोडियम अलग क्लोरीन अलग। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड का भी पढ़ा है, बट इनके अंदर भी कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो वही हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से कोवलेंट कैरेक्टर किस में प्रेजेंट होगा। तो देखो जरा, एनाइन तो दोनों का सेम है, दोनों का सेम है तो इसको छोड़ो, अब किसको देखेंगे हम, कैटाइन को देखेंगे। तो कैटाइन हमने देखा एक तरफ सोडियम है एक तरफ पोटेशियम है, छोटा कौन है, सोडियम। तो जो छोटा वही खोटा, यानी कि जो छोटा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर इसी तरीके से इसका पूरा सीक्वेंस हम ले लें, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सेशियम, तो क्या होगा, इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस है वो निकल कर आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा कैटाइन के केस में, जितना बड़ा एनाइन का साइज होगा उतना ज़्यादा एनाइन का कैरेक्टर होगा। ठीक है ना, कैटाइन में जितना छोटा कैटाइन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। दोनों के केस में आपको हमेशा एक चीज़ फिक्स दी जाएगी, जैसे यहाँ पर एनाइन फिक्स है तो आपने कैटाइन को देखकर आंसर निकाला। अब मैं कुछ ऐसा भी दे सकती थी, तो अब जल्दी से मुझे देखकर बताओ, ये सब साथ में ही है, मैंने कुछ ज़्यादा दूर दूर कर दिया विचारों को। बताओ इनमें से किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। बहुत बढ़िया, किसका होगा, सोडियम आयोडाइड का। क्यों, क्योंकि आयोडीन का जो साइज है वो ज़्यादा है और आयोडीन क्या है, एक एनाइन है। तो ये तो पहला रूल था। दूसरा रूल ये है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इन चारों के केस में अगर आप देखो तो एनाइन क्या है, सिर्फ क्लोरीन है, तो एनाइन को छोड़ दो। लेकिन अगर आप यहाँ पे चार्ज निकालोगे, अब देखो यहाँ पर +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। अगली बात समझ में। इसी तरीके से आपसे ये पूछा जाए, ठीक है ना, मैंने चार्ज क्यों लिख दिया, चल, अगर आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए तो बताओ इनमें भी क्या होगा, इस पर चार्ज क्या है, -2, यहाँ है -1, यहाँ है -3, सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका चार्ज, यानी कि इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। इसके बाद आपका आ जाएगा 2s4 और इसके बाद आ जाएगा, बस ये था आपका प्रधान रूल। ठीक है, ये रह गया था छोटा सा टॉपिक। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है वो सुन लो ज़रा। देखो एप्लीकेशन ये थी कि अगर हम कलर की बात करें तो हमें पता है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं
ये सारे के सारे कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं ना। हमने देखा है कि भाई पोटेशियम क्लोराइड है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो कोवेलेंट कैरेक्टर को रखते हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो कलरफुल हो जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन चारों की बात करूं तो इन चारों में कोवेलेंट कैरेक्टर का सीक्वेंस क्या होगा, बताइए जरा। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। सबसे ज्यादा किसका होगा? कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिल्वर फ्लोराइड है ये आपका लेस कोवेलेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, और ये जो है वो आपका मोर कोवेलेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है ना। लेस कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है? मोर आयोनिक कह सकते हैं ना, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेस आयोनिक। इसका मतलब जो मोर आयोनिक यानी कि लेस कोवेलेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, ये आपका कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। इसलिए जब भी हम कभी रिएक्शन करते थे वहां पर हम सिल्वर फ्लोराइड को देखते थे तो वो कलरलेस होता था। वहीं आपने इन तीनों के साथ रिएक्शन देखी होंगी, हमें प्रेसिपिटेट्स मिलते थे वाइट कलर के, याद है? सिल्वर क्लोराइड के साथ हम वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ हमें लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। और वहीं मैं सिल्वर आयोडाइड की बात करूं तो यहाँ पर हमें येलो प्रेसिपिटेट को देखने को मिलता है तो सारे के सारे आयोनिक ही, पर कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर होने के कारण उनके अंदर कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एप्लीकेशन है फजान रूल की। ठीक है, तो यहाँ से हमने सॉल्युबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट समझा, कलर का भी कॉन्सेप्ट समझा। तो दो एप्लीकेशन है फजान रूल की, पहला है कलर, दूसरा है सॉल्युबिलिटी। तो अगर सॉल्युबिलिटी का भी आप केस देखेंगे वाटर के अंदर, तो जो जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर को रखेगा वो कम सॉल्युबल होगा पानी के अंदर, और जो जितना ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर को रखेगा वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि जो सिल्वर फ्लोराइड है वो वाटर में सॉल्युबल होगा, वहीं बाकी के जो सारे हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं क्योंकि वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं। तो आगे बात समझ में, फजान रूल क्या बोलना चाह रहा है? हाँ, आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं ना। NaCl, KCl कितने आराम से हमने पढ़ा है ये सारी चीज़ें, सॉल्युबिलिटी तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आपका एक रह गया था छोटा सा टॉपिक, तो आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है यहाँ पर। ठीक है।